तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो 10 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 100% श्योरिटी के साथ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है, 2026 के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर लगा के रखिएगा और वीडियो को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे चैनल पर जाकर देखिए, कई सारे वीडियो अपलोड हो गए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टॉप 100 और टॉप 10 ऐसे करके हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप मैथ के जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने ही आपके लिए बेहतर होंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको भी मैथ में 100 करना है तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस पे जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं वो करके जाइएगा। आप देखिएगा सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की, आज पहले प्रश्न पे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में से बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जब कोई टर्म बदलेगा, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा बस के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पर चेंज करेंगे इस फंक्शन, यानी यहाँ पर इस बहुपद को बदलेंगे बस के लिए, और आप बाकी थ्योरम आपको वही रहेगा, बाकी सारी चीजें आपको वही रहेंगी। ये 2 अंक में या फिर कभी कभी 4 अंक में पूछे गए हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर ऐसा हम करते हैं, बदलते हैं। अच्छा देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा समझिएगा, पॉइंट ध्यान से। यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना होता है। क्या करना क्या होता है, शून्य ज्ञात करने होते हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करते हैं, इसके शून्य निकालते हैं तो इसके बराबर 0 मानते हैं। अब यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, 3 से गुणा, 4 3 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे और 12 के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ये आई होप आपने सभी सीखा होगा। 3x² माइनस के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और माइनस का 3। 4 में से 3 घटाओगे, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 बचेगा। x माइनस का 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे हमने 3x² माइनस का 4 के साथ में x गुणा करें, 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। माइनस में 4 है ऑलरेडी, बराबर में 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, इसको हम दो दो टर्म्स को अलग करते हैं। अब यहाँ से जो चीजें पॉसिबल हो उसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जो कॉमन लेंगे हम, वहाँ पे ये आएगा क्या, हमारे पास x में आएगा। ठीक है, x अकेले कॉमन दिख रहा है तो x लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस में 4। अब यहाँ पे 3x माइनस का 4 ही बचाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का 1 कॉमन लोगे बस अकेले, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। अब इस तरह से x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो आएगा x बराबर में माइनस का 1 आएगा। और दूसरे टर्म में निकालोगे आप 3x माइनस का 4 बराबर में 0, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर में प्लस का 4 और ये हो जाएगा x बराबर में 4/3। तो इस तरह से क्या हुई, यहाँ पे 2 मान निकल गए। ठीक है, 2 मान निकल गए हमारे x के। तो एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। अब हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट पे हमें दूसरा टर्म्स जो है वो है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य में क्या करना है, रिलेशन निकालना है, इनके बीच का क्या संबंध है ये बताना है। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको टर्म, अब जब आप पढ़े होंगे इसमें, तो एक टर्म बताया जाता है कि अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, एक टर्म ये याद रखिएगा। अब इसको हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो अल्फा का मान यहाँ से उठाइए, क्या है, माइनस का 1 है। बीटा का मान यहाँ से उठाएंगे तो क्या है, 4/3 है। और बी का मान, माइनस ऑलरेडी लगा रहने दीजिए, बी का मान यहाँ से ढूंढिए। बी के सामने क्या है, 1 है, और प्लस में एक्चुअल में ये क्या होता है, ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x² प्लस का bx माइनस प्लस का c बराबर में 0। अब यहाँ पे जो ये माइनस है वो भी क्या है, इसी बी के साथ में है। तो बी ये माइनस में है और ऑलरेडी क्या आएगा, माइनस का 1, और बट्टे में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसको एक यहाँ पे लगा करके यहाँ से इसका क्या करोगे, डिनोमिनेटर बराबर करोगे, हर को बराबर करोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, यानी माइनस का 3 और प्लस का 4 बटे में आएगा 3। और इधर क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस का 1/3। तो -3 में से प्लस का 4 करोगे, ये आ जाएगा 1/3 बराबर में 1/3। साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब ये टर्म्स आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा हमारे पास है माइनस का 1, बीटा हमारे पास में 4/3, सी हमारे पास में है माइनस का 4 और ए क्या है हमारे पास में 3। ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, माइनस का 4 एकम -4/3 बराबर में -4/3। यहाँ पर भी ये टर्म्स क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब हमारा क्या है, शून्य सही है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि पहले तो आपको इस तरह से शून्य निकालना है और दूसरे टर्म में क्या करना है आपको,
यहाँ पर लिख दीजिएगा शून्य को, ठीक है, शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच, मध्य संबंध की जांच। इतना करने के बाद आपको ये दो टर्म्स कर देना बस अकेले, ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको ये थ्योरी याद रखना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही सारी सवालें लगेंगी, बस कुछ बदलेगा तो यहाँ पे क्या बदलेगा, बहुपद अकेले बदलेगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो निर्देशांक ज्यामिति से करें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले इसको तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं आपको। एक ये लाइन है और इसका निशांक दिया गया 1 - 1, 7, और इसका निशांक दिया गया क्या 4, 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं इसको एक मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटा जाता है। तो इसको मतलब कहाँ कहीं पर एक पॉइंट ऐसा इसको कट कर रहा है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी, यहाँ पर हमने नाम ए रख दिया, मान लो यहाँ पर बी, ठीक है। इसको हमने नाम पी लिख दिया और इसका निर्देशांक हमने एक्स कामा वाई लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स कामा वाई। अब इसका ही निर्देशांक हमें बताना है, कि कह रहे हैं कुछ बिंदु का निर्देशांक बताइए, यानी पी का निर्देशांक आपको बताना है, और जो इसको 2:3 में बांटता है, और ये रेशियो क्या है 2 है, और ये क्या है 3 है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, देखिए विभाजन रूल जो होता है उसमें आपको कोई लाइन ऐसे, अगर ये x1 है y1 है और ये x2 है y2 है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बिंदु P जो है जिसका निर्देशांक x कामा y है, अगर इसको विभाजित करता और यहाँ का रेशियो m है और यहाँ का रेशियो n, तो जो x का निर्देशांक होता है x बराबर क्या होता है, वो एक्चुअल में होता है m x2 प्लस में n x1 बटे में m प्लस का n। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और y का निर्देशांक में क्या होता है m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस का n, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो फार्मूला तो जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें वही करना है लगाते। अब यहाँ पर इस चित्र के अनुसार से m का मान क्या है, m का मान हमारे लिए 2 है, n का मान कितना है 3 है, ठीक है। x1 कितना है, x1 हमारे लिए -1 है, x2 कितना है हमारे लिए 4 है, y1 कितना है हमारे लिए 7 है, और y2 कितना है हमारे लिए 3 है, ठीक है। इस तरह से हमने सारे वैल्यू यहाँ पर क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है x, तो x का निशान निकालना है, तो x बराबर क्या होता है m x2 प्लस में n x1 बटे में m प्लस का n। वैल्यू रखिए आप, m का मान क्या है हमारे पास 2 है, x2 का मान क्या है 4 है, 2 गुणे 4, n का मान है 3, x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास में -1 बटे में n का मान है 2 और n का मान है 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूनी 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 एकम 3 बटे में 3 2 5, 8 में से आप 3 घटाओगे क्या बचेगा 5 बटे में 5, 5 से 5 कटेगा, आएगा आपका 1, निर्देशांक क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर x का निर्देशांक जो आया है वो 1 आया है। दूसरा, अगर हमें y का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस n निकालना है। m का मान फिर यहाँ पे रखोगे 2, y2 का मान देखोगे, y2 का मान हमारे लिए यहाँ पे 3 है, 3 रखा हमने, प्लस में n का मान 3 है, y1 का मान कितना है 7 है, 7 रख दिया बटे में m प्लस का n, ठीक है, m प्लस का n रख दिया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और उसके बाद में कहीं गलती तो नहीं कर रहे, हाँ नहीं, ठीक है, y2 का मान कितना है, y2 का मान में y1 का 7 है, ठीक है 3, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और प्लस में 7 त्रिक 21 बटे में 5, 21 में आप 6 जोड़ोगे क्या आएगा 27 बटे में 5, क्या आ जाएगा 27 बटे में 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू देख सकते हो, यानी यहाँ का जो निशांक होगा x कामा y का निशांक होगा एक्चुअल में होगा आपका 1,27/5 होगा, ठीक है, 1,27/5 होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका ये फार्मूला है, दोनों आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है, इसको देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 मतलब एक ही वैल्यू आपको दिया गया 5, अंतिम पद क्या है
45 है, अंतिम पद an या इसी को हम क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, 45 है। इनका योग दिया गया है 400, यानी एस एन की वैल्यू दिया गया कितना, 400। पदों की संख्या निकालना है, यानी एन का मान निकालना है, साथ में आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें योग का फार्मूला दिया गया है, ठीक है। अब एस एन का जो होता है, दो फार्मूले होते हैं हमारे पास में, एक होता है एन बटे टू ब्रैकेट में ए प्लस का, सॉरी, 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। एक तो ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है n बराबर में होता है n बटे टू ब्रैकेट में a प्लस का l, ये होता है। अब देखिए इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें n का मान और d का मान दोनों चाहिए, और इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा सिर्फ n का मान फाइंड हो जाएगा, a और l दोनों पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाते हैं, इसको यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। अब एस एन का मान भी हमें दिया गया, कितना दिया गया, 400। एन का मान नहीं पता है, 2, और ए का मान कितना है, 5 है, और एल का मान है 45, ठीक है, लास्ट टर्म है। तो 200 को इधर गुणा करोगे हो जाएगा आपका 800 बराबर में एन, और ये 45 और 5 जोड़ो कितना आ जाएगा, 50। 50 यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 800 बटे 50 बराबर में एन। ये कटेगा 0 से 0, और 16 पंचे 80 आ जाएगा 16। एन बराबर क्या आ गया, 16। एन का मान आ गया आपके लिए 16 यहाँ से। और जब एन का वैल्यू वैल्यू पता चल गया, हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सर्वांतर। तो देखो हमें एक फॉर्मूला ये भी पता होता है, ए एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें पता है 45 है, ए कितना है हमारे पास में 5, एन पता चल गया 16, और डी निकालना है, ठीक है। 45 में 5 इधर ला के माइनस करोगे, ये टर्म इधर आएगा माइनस, तो बचेगा 40 बराबर में 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 15, ठीक है। और गुणे में डी, डी निकालना है, 15 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 40 बटे 15 बराबर में डी। इसको 5 काटोगे, 5 दे 15, 5 40, यानी डी बराबर आ जाएगा आपका 8/3। डी बराबर क्या आ गया आपके लिए, 8/3, ये हो गया आंसर। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, अंतिम पद भी पता चल गया, सॉरी, पदों की संख्या एन की वैल्यू और सर्वांतर डी दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो फार्मूले इसमें भी ये याद रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे, आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे हैं एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, पर इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन की बात कर रहे हैं, ठीक है, घन की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए घन का फार्मूला सभी पता होना चाहिए, ठीक है। घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, घन की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो मान लिया प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 1, ठीक है। यहाँ से लिखोगे, माना प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर ए है, ठीक है। क्या है, ए सेंटीमीटर, हमने ये मान लिया। अब ए सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर घन का क्या दिया गया, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, या फिर इसी को बोलते हैं ए क्यूब, ठीक है। जब इस पे वैल्यू रखोगे तो यानी ए क्यूब बराबर क्या दिया गया, 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए क्यूब को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये ढूंढिए कि इसका क्यूब है, तो हम यहाँ पे ए क्यूब बराबर इसको लिख सकते हो, ये क्या है, 11 का क्यूब है, किसका है, 11 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, हटेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 11 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितने आ गई, 11 सेंटीमीटर। और हमें यही क्या करना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, धन का आयतन का फार्मूला, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, अगर आपको क्या करना है, घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, या संपूर्ण वो पृष्ठ निकालना है, तो क्या होता है 6a², यानी इसकी 6 फलकों का हम यूज करते हैं। और बाई चांस आपको क्या करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए चारों दीवारों का मतलब क्या है, कि आपको कुछ ऐसा इंडिकेट करेंगे 4 या 5 के लिए, तो ध्यान सुनिए। मान लो आपको ऐसा बोला जाएगा, एक क्या करना है, घर है जिसमें घन आकार है, ठीक है। अगर घन के आकार का है और तो उसकी चारों दीवारों को पेंट करने के लिए क्या कितना क्षेत्रफल बनेगा, तो उसके लिए आपको हो जाएगा 4a², ठीक है। अब कभी कभी क्या करते हैं, आपको ऐसे बोल देंगे कि हमारे पास में क्या है, एक टंकी है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा आकृति है जिसके अंतर्गत या तो क्या करेंगे, चारों दीवारों को, यानी टेंट लगाना है, मान लो ऐसा टेंट लगाना है, कोई घर बनाना है या टंकी बनानी है, जिसके अंतर्गत हमने चार दीवारों को तो शामिल करना है चारों तरफ में, साथ में क्या करना है, छत को नहीं रखना है, या फिर नीचे बॉटम, किसी एक को रखना है, किसी एक को गायब करना है। यानी या तो छत को नहीं रखेंगे तो बॉटम को रखेंगे, ठीक है, और बॉटम को रखेंगे यानी फर्श को रखेंगे तो छत को गायब करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका फिर से a² जुड़ जाता है, यानी इस कंडीशन में 5 दीवारों का क्षेत्र निकलता है 5a², ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या करें, कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर्स में या 4 नंबर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, दो घात समीकरण का। अब इसमें बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि मानते क्या है। ठीक है, मानने में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। दो क्रमागत बोल रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्या करें, विषम संख्या बोल रहे हैं। तो पहले तो आप मान लोगे, ठीक है, पहले तो संख्या मानोगे एक्स, माना, ठीक है, माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले अगर आपने एक्स मान लिया तो दूसरी बात क्या करना है, तो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक तक करने के लिए अब जैसे गिनती में देखो, ऐसे यहाँ समझना, 1 2 3 4 ऐसे चल के चलती है संख्या 5। अब यहाँ पर समझो, अगर हमने पहली आपको धनात्मक संख्या 1 मान ली विषम, तो दूसरी तक पहुंचने के लिए हमें कितने कदम स्टेप चलने के, +1 मतलब प्लस का 2 चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सम भी मानते हो 2 है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा। इस पॉइंट को विशेषता ध्यान रखिएगा कि अगर हमें दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है, क्रमागत मानना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्स मान लोगे, दूसरी क्या करना है, विषम हो या सम, दोनों कंडीशन में दूसरी मानोगे एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरी संख्या हो जाएगी एक्स प्लस का 2। तो दूसरी दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न अनुसार देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न में कह रहा है कि दो दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहे हैं, वर्गों का योग, मतलब पहले इनका वर्ग करो, फिर इनको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, तो 290 आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर किया तो इसको स्प्लिट कर लो, तोड़ लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है 2ab, यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा यहाँ से, बराबर में 290। ये दोनों एक टर्म से एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 4x को आगे रखते हैं और प्लस का 4 उसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 290 बराबर में 0। 290 में से आप 4 घटा दोगे, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का बचेगा 286 बराबर में 0। अब दो में सब में कॉमन है, तो दो कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा 2 से करो 2 एकम 2, 2 चौका 2 3 बराबर 0। दो उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी आपका जो इक्वेशन फाइनली बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर में 0। अब ये आपका बन गया एक दो घात समीकरण। दो घात समीकरण को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे x की दो मान निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करें, आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका पहले तो क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद हम x का मान निकालेंगे और तब कंफर्म कर पाएंगे इसका मान क्या होगा। तो देखो 143 का क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे गुणनखंड, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तीन तीन से भी नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तो 33, हाँ, और 13 एकम 13, यानी इसका गुणनखंड ही आएगा 11 × 13, और 11 × 13 में डिफरेंस 2 का भी दिख रहा है, हमें 2 भी चाहिए भी, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 13 माइनस में 11 है, माइनस का 143 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर में 0। ये दो टर्म्स को अलग करते हैं, यहाँ से x कामा लोगे, हो जाएगा x प्लस का 13, यहाँ पे प्लस में दोनों चीजें चाहिए, तो यहाँ माइनस का क्या करोगे, 11 कामा ले लोगे, तो यहाँ पे x बचेगा और बचेगा प्लस का 13 बराबर में 0। एक ब्रेकेट में आएगा x माइनस का 11 और एक ब्रेकेट में आएगा x प्लस का 13, ठीक है, बराबर में 0। अब इन दोनों को बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 11 बराबर 0 करोगे, x बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 11, और यहाँ से अगर आप x प्लस 13 बराबर 0 करते हो, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 13। ठीक है, अब x के दो मान आए हैं हमारे पास, एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक तो दोनों पर धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक की कंडीशन में क्या होगा, 11 होगा, यानी अतः पहली संख्या जो होगी, ठीक है, पहली क्रमागत विषम संख्या x बराबर 11 होगी। ठीक है, तथा तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस का 2 बराबर में 13 होगा। ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसा लिख देना है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आपको मल्टीपल टाइम प्रश्न देखने के लिए बोर्ड में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका प्रश्न नंबर अगला है 6।
ये आपके त्रिभुज से, और ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चित्र में दिया गया है, कह रहे हैं कि एल एम और सी बी, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या है, दोनों समांतर हैं, और ये वाली लाइन के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर अगर समांतर जानते हैं तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय नंबर आपका 1 2 में है त्रिभुज में। तो ये कहता है कि अगर इनके समांतर मतलब किसी त्रिभुज में दो लाइन है, ठीक है, एक त्रिभुज है, किसी भुजा के समांतर, ठीक है, किसी भुजा के समांतर खींची गई लाइनें दोनों लाइनों को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी इनका इससे और इसका इसके साथ में अनुपात बराबर होगा। उसी कंडीशन में देखोगे कि अगर ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन एल एम और सी बी समांतर है, तो इस कंडीशन में ए से एम तक का और एम से बी तक का, ठीक है, और ए से एल तक का और एल से सी तक का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। वही हम चलते हैं देखने। देखिए, अगर एल एम समांतर है आपके पास में सी बी, तो ठीक है, तो क्या होगा, समांतर होने कंडीशन में यहाँ से हम लिखेंगे कि ए एल, ठीक है, ए एल का अनुपात क्या होगा, सी एल का जो होगा, उसी तरह से यहाँ से ए एम का अनुपात किसके साथ में होगा, बी एम का अनुपात होगा। और ये प्रमेय नंबर क्या कहती है, एक, प्रमेय नंबर 1 से, ठीक है, या थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हो, या फिर समानार्थक थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में तथा दूसरे में क्या कह रहे हैं कि एल एन जो होगा ये समांतर होगा सी डी के। जब ये सी डी के समांतर है तो यहाँ से भी वही टर्म सीखेंगे कि ए एल का अनुपात, ठीक है, ए एल अनुपात में क्या हो जाएगा, सी एल बराबर में ए एन का अनुपात डी एन के अनुपात में बराबर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के कंडीशन में देखोगे तो ये चीज जो है, ये चीज आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्या करोगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब आप 1 और 2 की तुलना करोगे तो इस कंडीशन में यहाँ से देखिए, जैसे आप 1 और 2 की तुलना करोगे तो इस कंडीशन में देखोगे कि ये टर्म्स और ये टर्म्स बराबर हैं, तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से लिख सकते हो ए एम का अनुपात बी एम बराबर में ए एन का अनुपात डी एन के अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से ये टर्म्स क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ के रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, इस टर्म्स में आपको चित्र बनाना, डायग्राम बनाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी भूमि का सतह है। अब भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण, भूमि पर स्थित मान लो ये कोई बिंदु है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक चिमनी बना दिया, ठीक है। कहने इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण वो आपका 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया, और यदि चिमनी के पाद बिंदु से बिंदु दूरी 25 मीटर, चिमनी के पाद बिंदु से यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी 25 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 25 मीटर दिया गया है, ठीक। तो चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई को हमने मान लिया एच, ये निकालना है, ठीक है। ये आपका चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम माना माना चिमनी की ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। चिमनी माना, चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर एच है, हमने क्या मान लिया, एच, ठीक है। तो अब इसमें देखो निकालना क्या है, थीटा, यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या है, आपका आधार है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में होते हैं या काट में, तो हम टेन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा कितना है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब कितना है आपके पास में, एच, आधार क्या है आपके पास में, 25 मीटर, कितना है, 25 मीटर। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बराबर में एच बटे में 25। एच बराबर हो जाएगा आपका 25√3, कितना हो जाएगा, 25√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर। अगर हाँ, अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहते हो तो उसको भी रख सकते हो, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या होती है, 1.732। इसको रख करके आप इसमें गुणा कर सकते हो, तो एच का एक नया मान निकलेगा, यानी 25 गुणे में 1.732। 25 दूना 50, जीरो हासिल आएगा 5, 25 ने 75, 5 80, जीरो हासिल आएगा 8, 25 सत्ते 175, 175 में आप 8 जोड़ोगे 185, तो 183 के 3 हासिल आएगा आपका 18, और 25 से कम 25, 25 10 35 45 43, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव, यानी आएगा आपका
एच का मान आएगा ऑलमोस्ट 43.3 मीटर। कितना आएगा? 43.3 मीटर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप यहीं तक छोड़ दोगे, ये भी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट अपने अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न जो है बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, इसके अंदर बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आपको आसान तरीका है कि सबसे पहले बारंबारता देखना है, और बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पे, फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे। इस पूरे टर्म को क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। ठीक है। अब आपको दूसरा चीज, बारंबारता निकालने का, सॉरी, बहुलक निकालने का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर मोड बराबर क्या होता है? एल प्लस में, ठीक है, ये होता है आपका F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस में F1 माइनस का F2 और गुणे में क्या होता है? H। ठीक है, बहुलक निकालने का फार्मूला। L क्या होता है? L जो होता है इसके यहाँ पे बगल वाला, ठीक है, सॉरी, मतलब जिस वर्ग अंतराल में निकला है, मिला है, उसकी जो निम्न सीमा होगी वही आपका क्या होगा? L का मान होगा। और उसके बाद में ये F1 होगा, इसके पहले जिस फ्रिक्वेंसी में निकली ये F0 होगा, और इसके लास्ट वाला क्या होगा? ये होगा F2। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? H का मान। ठीक है, इनके बीच का अंतर, यानी निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इनके दोनों बीच के माइनस करोगे, यानी 35 में से 30 को माइनस करोगे तो आएगा आपका आंसर 5। ठीक है। तो जब 5 आएगा तो एच का मान आपको पता चल गया, 5 आ गया। एल का मान हमने निकाल लिया। ठीक है। F1 का मान पता चल गया, और F0 F3 का मान, F2 का मान पता चल गया। अब वैल्यू रखें। एल का मान कितना आएगा? 30 आएगा। 30 रखा, प्लस लगाया। F1 कितना है आपके पास में? 10। F0 कितना है? 9। ठीक है, बटे में F2 कितना, F1 कितना है? 10। 10 को 2 से गुणा करोगे आ जाएगा 20। माइनस में F1 कितना है आपके पास में? तो यहाँ पे F1 आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका F0। F0 माइनस का F2। F0 यहाँ पे घटाओगे तो F0 कितना है आपके पास में? 9 है, और माइनस में 3 है, और हाइट कितना है आपके पास में? 5 है। तो हो जाएगा 30 प्लस का 10 में से 9 घटाओगे 1 आएगा। 9 3 12, और 20 में से आप 12 घटाओगे क्या बचेगा? 8 गुणे में 5। ठीक है, तो आ जाएगा 30 प्लस का 5 कम 5 बटे में 8। इसको दशमलव बदलोगे, 8 जीरो में 0, 0 बढ़ाओगे दशमलव, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 0 बढ़ाओगे 16, 4 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 0.625। ये हो जाएगा 30 प्लस 0.625, जोड़ोगे आ जाएगा 30.625। ये हो गया आपका बहुलक। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा। और ये टर्म्स कहाँ से निकलते हैं? एल का मान, एफ का मान, F0 F1 F2, ये सभी याद रखिएगा कैसे निकाले। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम। ठीक है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चित्र को बनाते हैं। एक आपके पास में कह रहे हैं कि ठोस टर्म्स है, और इसके क्या है? ये शंकु आकार है। कैसा है? शंकु आकार है। और जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर भी अध्यारोपित है। और ये क्या है? इनकी दोनों की त्रिज्या समान ही अर्धगोले पर है। यानी शंकु की जो त्रिज्या r बराबर r ही माना है, और इसकी भी त्रिज्या r बराबर r ही माना है। ठीक है, दोनों अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहे हैं यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। अब देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों बराबर है। ठीक है। इस कंडीशन में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, चलो। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ होता है, और वो गोला कैसा है? अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा है, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अर्धगोला, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई, सॉरी 2 पाई। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। और शंकु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। अब देखिए, यहाँ से पाई से पाई कटेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2r, और यहाँ पे बचेगा l। ठीक है, अब हमें l का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? l का फॉर्मूला। तो वो अपने l निकालने के लिए पता होगा, l बराबर क्या होता है? √r² प्लस का h²। क्योंकि हमें यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में निकालना है, h में निकालना है अनुपात। अब यहाँ पे h कहाँ से आएगा? l के अंदर से निकालेंगे। ठीक है, तो l बराबर क्या होता है? √r² प्लस का h²। तो
एल की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो 2r बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट हमें हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर कर दें इधर भी स्क्वायर कर दें। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर में रूट से रूट कट जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर आके घटेगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ठीक है, 3 को उधर नीचे भेज देते हैं, एच को इधर भेजोगे, एच स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1/3। पर हमें आर बट्टे एच का अनुपात चाहिए तो यहाँ से क्या करोगे, आर बट्टे एच का होल स्क्वायर बराबर में 1/3। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से हो जाएगा आर बट्टे एच बराबर में अंडर रूट 1/3। एक का स्क्वायर एक होता है और रूट 3 का 3 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुपात 1/3, यानी आर का रेशियो जो है एच के साथ में वो आ जाएगा 1/√3। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1/√3। चलते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। कह रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालिए। ये वृत्त से संबंधित है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कई बार। इसमें आपको बस इतना टर्म्स याद रखना है कि इसके फार्मूले याद होने चाहिए। त्रिज्या आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आपके पास में 21 सेंटीमीटर। थीटा दिया गया आपके पास में 60 डिग्री, मतलब चाप का कोण, यानी केंद्र चाप के द्वारा बनाया गया 60 डिग्री का कोण है आंतरिक। त्रिज्य खंड का निकालना है, तो जो त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान रखते हैं 22/7, आर का मान है 21, स्क्वायर है 21 × 21 के हमने, थीटा है आपके पास में 60 बटे में 360। 7 से इसको काटेंगे, 7 3 21, 0 से 0 कटा, 6 कम 6 6 का 36, 3 से इसको काटो 3 दूनी 4, 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 11। ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 21, तो 11 एक कम, 11 के एक हासिल आएगा 1, और 11 दूनी 22 1 23, आ गया 231, तो आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इस तरह से प्रश्नों को ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट हमेशा याद रखिएगा और यूनिट लिख करके जरूर आप उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे अच्छे से पूछे जाते हैं बार बार मल्टीपल टाइम्स। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से रखिएगा और इनको फार्मूले जितने हैं, फार्मूले उतने याद रखिएगा, उतने ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, इतने भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर सभी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद में हमारा